नमस्कार दोस्तों, लॉ एंड प्रैक्टिस विद सुनील जी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अरेस्ट के संबंध में जो कानून है, इसी विषय पर जो पहली वीडियो थी पार्ट 1, उसमें मैंने बताया था कि किन मामलों में पुलिस ऑफिसर या कोई अन्य व्यक्ति जिसको ऑथराइज किया गया है वो वारंट और विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। इस भाग 2 में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सबसे पहले अरेस्ट कैसे होती है, अरेस्ट का तरीका क्या है, मोड ऑफ अरेस्ट क्या है। अरेस्ट करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट करने के लिए अधिकृत है अथवा कोई पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट कर रहे हैं, वो उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट होना है उसकी बॉडी को फिजिकली टच करेंगे या कन्फाइन करेंगे जब तक कि अरेस्टी एक अपने वर्ड से या एक्शन से खुद को कस्टडी के लिए सबमिट ना कर दे। इसमें एक प्रोविजन है कि यदि अरेस्ट महिला की होनी है तो महिला की अरेस्ट केवल अरेस्ट की सूचना देने से उसको कस्टडी में सबमिटेड समझा जाएगा और महिला की अरेस्ट केवल एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जाएगी और उसको शारीरिक रूप से टच नहीं किया जाएगा। एक और इसमें महिला अभियुक्तों के लिए एक प्रोटेक्शन है कि किसी भी महिला को सनसेट के बाद या सनराइज से पहले, इसका मतलब है कि रात्रि में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा करना आवश्यक ना हो और उस केस में भी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति, लिखित अनुमति प्राप्त की जाएगी। अब सवाल आता है कि इसमें फोर्स कितना इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सेक्शन 43 जिसमें अरेस्ट का पूरा प्रोसीजर है कि किस प्रकार से अरेस्ट करनी है, सेक्शन 43 ऑफ BNSS 43 का सब सेक्शन 2 वो ये कहता है कि कोई भी नेसेसरी फोर्स जितना आवश्यक हो उसको अरेस्ट करने के लिए वो यूज़ किया जा सकता है। अगर वो विशेषकर अगर कोई भी व्यक्ति वो फोर्स को अभी अरेस्ट को रेसिस्ट करता है या इवेड करने की कोशिश करता है। बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा एक ये है कि हैंडकफ्स का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाएगा, किन मामलों में किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार के जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आए थे जिनके फलस्वरूप हैंडकफ्स को लगाना काफ़ी हद तक एक ऑलमोस्ट प्रतिबंधित कार्य था। अब उसको कानून की शक्ल देते हुए सेक्शन 43(3) में ये प्राविधान किया गया है कि ऐसे अपराध जैसे कि हैबिचुअल ऑफेंडर कोई है, नंबर 1, नंबर 2 कोई एस्केप्ड है जो कि कस्टडी से एस्केप हुआ है, भगोड़ा इस तरह का कोई है, कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ऑर्गेनाइज क्राइम का कोई अभियुक्त है, टेररिस्ट एक्ट का कोई अभियुक्त है, टेररिस्ट उग्रवाद आतंकवादी या ड्रग रिलेटेड क्राइम का कोई अभियुक्त है, इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स, यदि किसी के पास से इलीगल आर्म्स बरामद होता है, या कोई ऐसा अभियुक्त है जिसने मर्डर, रेप या एसिड अटैक का अपराध किया है, या ऐसा कोई अभियुक्त है जिसके पास से नकली करेंसी बरामद हुई है या मानव तस्करी में जो लिप्त है, पॉक्सो एक्ट के तहत जो अपराध है उसका कोई भी अपराधी, कोई अभियुक्त, और ऐसे ऑफेंसेस जो कि अगेंस्ट स्टेट, देशद्रोह के होते हैं, उनका आरोपित कोई भी अपराधी जिसको कि हैंडकफ्स यूज़ किए जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है खासकर पुलिस कर्मचारियों के लिए कि वो इस प्रोविज़न को बहुत अच्छे से कंठस्थ करें और इसको ध्यान रखें कि कहाँ पर हमें हथकड़ियों का इस्तेमाल करना है। उसके बाद सेक्शन 44 में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोविज़न है और जिसके बारे में अक्सर काफ़ी पब्लिक में भी एक कभी कभी सवाल लगाए जाते हैं पुलिस की कार्रवाई पे, वो है कि किसी भवन के अंदर घुस के अरेस्ट का क्या प्रक्रिया है। तो इसमें साथियों, यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी वारंट ऑफ अरेस्ट के तहत गिरफ्तारी करने के लिए जिसको अधिकृत किया गया है, या कोई पुलिस ऑफिसर जो गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत है, इसका तात्पर्य यह है कि इवन विदाउट वारंट, जो सेक्शन 35(1) की जो कंडीशंस हैं जहाँ पर कि वो विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकते हैं, अगर ऐसी कंडीशन में कोई किसी अभियुक्त को किसी व्यक्ति की तलाश में उसको ढूंढते हुए
उसका पीछा करते हुए ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां उनको विश्वास है कि कोई व्यक्ति जिसकी उनको तलाश है वो किसी भवन में घुस गया है, तो वो ऐसे भवन के स्वामी या ऐसे व्यक्ति जिसके चार्ज में वो भवन है, उससे भवन में अपने एक्सेस देने के लिए अनुरोध करेंगे, निर्देश देंगे कि उनको अंदर आने दिया जाए। और यदि वो ऐसा व्यक्ति उनको अंदर नहीं आने देता है जो उसका स्वामी है या उसके जिसके चार्ज में भवन है, तो उनको बाहर का या अंदर का दरवाजा या खिड़की तोड़ने का भी अधिकार होगा। इसमें एक विशेष बात ये रखनी है कि अगर यदि व्यक्ति ये ऐसा, इसका एक प्रोविज़न है कि ऐसा भवन यदि किसी महिला के स्वामित्व में है और वो स्वामित्व में अथवा उसके प्रभार में, चार्ज में है, और वो महिला अपने कस्टम से या पर्दानशीन होने के कारण, फिर प्रोविज़न है कि अगर वो स्वयं अभियुक्त ना हो, नंबर 1। नंबर 2, अपने किसी कस्टम से, सामाजिक रीति रिवाज के कारण, जैसे पर्दानशीन महिला बोलते हैं, जो पब्लिक में नहीं जाती हैं, यदि ऐसे महिला के स्वामित्व या अधिकार में वो भवन है तो उसको वहाँ से निकलने के लिए अनुरोध किया जाएगा, उसको मौका दिया जाएगा। ये हॉट परस्यूट का एक प्रोविज़न है, इनफैक्ट जो सेक्शन 44 में जिसकी व्याख्या की गई है, और सेक्शन 45 में इसको और क्लियर कर दिया गया है कि अगर हॉट परस्यूट में किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको अरेस्ट करने के लिए अधिकृत है कोई भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारी, उसको पीछा करते करते वो भारतवर्ष के किसी भी स्थान में जा सकते हैं और वहाँ पर उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। ये हुई गिरफ्तारी की प्रक्रिया की बात। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार से गिरफ्तारी विदाउट वारंट कर सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में हमने बता दिया कि कैसी गिरफ्तारी करेंगे, उसके बाद प्रक्रिया क्या होगी। जो सबसे महत्वपूर्ण जिसको लेके कई बार जैसे मैंने बताया कि कुछ भ्रामक स्थिति होती है विशेषकर पब्लिक के बीच में, तो उसको भी क्लियर कर दिया गया है कि किसी भवन के अंदर यदि कोई अपराधी या ऐसा व्यक्ति जिसकी तलाश पुलिस को है, यदि वो घुस जाता है तो पुलिस की उसमें क्या क्या शक्तियाँ हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है और ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। हथकड़ी के बारे में हमने पूरी बात बता दी कि हथकड़ी किन किन अपराधों के अभियुक्तों को लगाई जाएगी। इसके बाद आता है कि अरेस्टी, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, उसके अधिकार क्या क्या हैं। ये सुनने में हो सकता है थोड़ा विरोधाभासी लगे, लेकिन चूँकि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश हैं और जहाँ पर हमारे भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक व्यक्तियों को कुछ अधिकार, मूलभूत अधिकार, जिनको मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो सुनिश्चित करता है। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि आर्टिकल 20 और 21 कॉन्स्टिट्यूशन का है जो पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है, वहाँ पे इन सारे अधिकारों की बात की गई है। उसी के क्रम में अरेस्टेड पर्सन के भी कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसको के कानून में अब मान्यता दे दी गई है। ये इसकी शुरुआत अगर कहें तो लैंडमार्क जजमेंट इसमें हुआ था D.K. बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 में, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की थी कि अरेस्टेड पर्सन्स के किस प्रकार से उसकी बेसिक अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा। तो उस पर सबसे पहला जो उसका राइट है, या ये कहिए कि जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए अरेस्ट के टाइम पर, तो सबसे पहला होगा कि जो व्यक्ति अरेस्ट करेगा वो अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन डिस्प्ले करेगा, जिसको हम कह सकते हैं कि नेम प्लेट या अपना नाम या अपना पद, वो एक आइडेंटिफिकेशन क्लियर होना चाहिए, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होनी चाहिए कि वो कौन व्यक्ति है जो उसको अरेस्ट कर रहा है। इसी से रिलेटेड है कि अरेस्ट के समय पर एक अरेस्ट मीमो बनाई जाएगी जिस पर एक ऐसे विटनेस के हस्ताक्षर होंगे जो कि उसका रिलेटिव है या फ्रेंड है, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई भी रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, उसको एक विटनेस बनाया जाएगा, उस मीमो पर हस्ताक्षर करे जाएंगे और अरेस्टेड पर्सन के भी काउंटर सिग्नेचर उस पर कराया जाएगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो अधिकार है वो ये है कि यदि उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है तो जैसी उसकी अरेस्ट होती है किसी व्यक्ति की, उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा और उसको यही बताया जाएगा कि यदि वो बेलेबल ऑफेंस है तो उसको बेल का अधिकार है और वो अपनी श्योरिटीज़ की व्यवस्था करे। जो इसके अलावा दूसरा एक और अधिकार है वो है कि उसके रिलेटिव या फ्रेंड को ऐसी अरेस्ट के विषय में सूचना दी जाएगी और यही बताया जाएगा कि गिरफ्तारी के पश्चात उस व्यक्ति को कहाँ पर रखा गया है।
इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है जो कि एक प्रक्रियात्मक है, और उसमें है कि जितने भी अरेस्टेड पर्सन्स होंगे जो विदाउट वारंट अरेस्ट होंगे, उनके बारे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डेजिग्नेटेड सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM को सूचना दी जाएगी। प्रत्येक थाना, जिले का कंट्रोल रूम और स्टेट मुख्यालय के कंट्रोल रूम में किसी एक ऐसे पुलिस अधिकारी की जो कि ASI के रैंक से नीचे का ना हो, उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी, और उसका कर्तव्य होगा कि जितने भी व्यक्तियों की अरेस्ट की गई है थाना या जिला या स्टेट लेवल पे, वो उनकी सूची और उनके नाम और पूरा विवरण एक ऐसी प्रोमिनेंट स्थान पर डिस्प्ले करे जहां पर के कोई भी आम नागरिक उसको देख सके। अगर थाने में बेल नहीं होती है तो अरेस्ट जिसका हुआ है उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी जिन्होंने अरेस्ट किया है वो उसके पर्सन को, उसके शरीर की सर्च करेंगे, और जो उसके कपड़े हैं उनको छोड़ते हुए बाकी सारा सामान अपने कब्जे में ले लेंगे, जिनको कि एक सेफ कस्टडी में रखा जाएगा, और उसकी आर्टिकल वाइज एक रिसीट बनाकर अभियुक्त को दे दी जाएगी। इसी से रिलेटेड एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक प्रोविज़न है कि यदि महिला अरेस्टी है, अरेस्ट किसी महिला की हुई है, तो उसका सर्च महिला या उसके सुपरविजन में, महिला पुलिस अधिकारी अथवा उसके सुपरविजन में कोई और महिला अधिकारी ही करेगी, और स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी इंश्योर किया जाएगा। इसमें नेक्स्ट उसका जो इम्पोर्टेंट अधिकार है वो है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन किसी स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड डॉक्टर के द्वारा कराया जाएगा। यदि वो उपलब्ध नहीं है तो किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा कर दिया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में सारी चोटों का विवरण लिखा होगा। यदि कोई शरीर पर उसकी चोट है, जो हो सकता है कि अरेस्ट के दौरान कुछ बल प्रयोग करना पड़ा, उसके फलस्वरूप कोई चोट इन्फ्लिक्ट हुई हो, और उसका ड्यूरेशन लिखेंगे डॉक्टर कि कब, लगभग कितनी पुरानी ये चोट है। और जब ये सारा जब मजिस्ट्रेट के सामने जब ये जेल में जाएंगे तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी वहाँ पर जाती है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और प्रोविज़न है अरेस्टी के विषय में, वो ये है कि उसकी हेल्थ और सेफ्टी का रीजनेबल केयर लेने की जिम्मेदारी उस पुलिस अधिकारी की होगी जिसके द्वारा उसको अरेस्ट किया गया है। ये आप सब लोग काफ़ी अवगत होंगे कि 24 घंटे से अधिक उसको पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, और 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट जिसके सामने प्रोड्यूस किया जाता है, ये उनका दायित्व है, देखना कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित कर लें कि इन सारे जो अरेस्टी के अधिकार हैं जो ऊपर बताए गए हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन और उनका जो उनको कोई चोट तो नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ें तो नहीं है, इन सब का अनुपालन हुआ है अथवा नहीं है, ये उनको सुनिश्चित करना होगा। अब बहुत ही रोचक, जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था लेकिन उसका अब यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं, सेक्शन 41, ये सेक्शन 40 ये प्राविधान करता है कि कोई प्राइवेट पर्सन, किसी ऐसे व्यक्ति जिसने उसकी उपस्थिति में अपराध किया हो, कोई प्राइवेट पर्सन भी, आप भी, पब्लिक का कोई आदमी भी, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने उसकी उपस्थिति में कोई अपराध किया हो और वो अपराध नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल प्रकृति का हो, तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है। अब ये एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ दिमाग में आता है कि एक आम आदमी को ये कैसे पता चलेगा कि ये नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो उसकी ऑफेंस की प्रकृति से, कॉमन सेंस से अंदाज़ा लगाया जाता है कि यदि गंभीर प्रकृति का कोई अपराध उसके द्वारा किया जाता है तो प्राइवेट पर्सन के द्वारा, एक सिविल सोसाइटी के व्यक्ति के द्वारा भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा भी अरेस्ट किया जा सकता है। इसमें विशेष बात यह है कि वो भी उसको अरेस्ट करने में नेसेसरी फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रतिबंध ये है कि अरेस्ट करने के बाद 6 घंटे के अंदर उसे किसी पुलिस अधिकारी को सौंपना होगा। जिसका अरेस्ट हुआ है उसको किसी पुलिस अधिकारी को सौंपना होगा, और यदि कोई पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है आसपास, तो जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पर ले जाकर उसको पुलिस अधिकारी को सौंपना होगा। पुलिस अधिकारी का दायित्व फिर ये बनेगा कि अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिस अपराध के लिए पुलिस अधिकारी खुद सेक्शन 35 सबसेक्शन 1
BNSS 2023 के प्राविधानों के अंतर्गत उस व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता था, तो वो उसको अपनी कस्टडी में ले लेगा। अगर उसको लगता है कि इसने जो ऑफेंस किया है वो नॉन कॉग्निजेबल कैटेगरी का है, तो वो उससे उसका नाम पता पूछेगा। अगर उसको ये लगता है कि नाम पता गलत बता रहा है या बताना नहीं चाह रहा है, तो फिर उसको अरेस्ट कर लेगा। अगर उसे ये लगता है पुलिस अधिकारी को कि इसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, तो उसको तत्काल एट वंस वर्ड यूज किया गया है, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये प्राइवेट पर्सन के बारे में जिसको कि जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी ये अपेक्षा की जाती है, लॉ का एक बेसिक कार्डिनल प्रिंसिपल है कि एवरीवन इज सपोज टू नो द लॉ ऑफ द लैंड। तो इतना मेरा पर्पस भी ये सब जो आप लोग से मैं वार्ता करता हूँ, जो मेरा संवाद होता है, उसका यही है कि ना केवल पुलिसकर्मी, ना केवल जो यंग लॉ स्टूडेंट्स हैं, बल्कि एक आम जनता के नागरिक को भी ऐसी भाषा में, सुगम्य सरल भाषा में समझाया जाए ताकि उनके समझ में आता रहे। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट्स का ही प्रोविज़न है। तो सेक्शन 41 कहता है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपने लोकल जुरिडिक्शन में यदि उसकी प्रेजेंस में कोई भी ऐसा क्राइम होता है जिसके लिए वो वारंट इशू कर सकता है, अगर ऐसा कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो वो उसमें या तो खुद गिरफ्तार कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है। शर्त क्या है? कोई भी एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो, अपराध उसकी प्रेजेंस में हुआ हो और उसके लोकल जुडिक्शन में हुआ हो, और ऐसा उसके लोकल जुडिक्शन में यदि प्रेजेंस भी नहीं है तो ऐसा भी कोई भी अपराध हुआ हो जो उसके संज्ञान में आता है और जो जिसके लिए वो वारंट जारी कर सकता है, इशू कर सकता है, निर्गत कर सकता है, उस मामले में भी वो अरेस्ट कर सकता है। तो ये मुख्य रूप से अरेस्ट के बारे में बातें थी। इसमें जो सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसकी तरफ भी ध्यान दें। इसमें यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि सेंट्रल आर्म फोर्सेस या स्टेट आर्म फोर्सेस या किसी भी ऐसी फोर्स का सदस्य है जिसने अपनी ड्यूटी के दौरान यदि कोई अपराध किया प्रतीत होता है, तो उसका अरेस्ट तब तक नहीं होगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति प्राप्त ना कर ली जाए। मैं समझता हूँ कि अरेस्ट का जो कानून है BNSS में वो काफ़ी लेंथी है। इसके बारे में बहुत सारे लीडिंग केसेस हैं, बहुत सारी रूलिंग्स हैं ऑनरेबल कोर्ट्स की, उनको मैंने यहाँ पे टच नहीं किया है, चूँकि जैसा कि मैं बार बार इस पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि उद्देश्य ये है कि एक सरलता के साथ कानून को आपको समझाया जाए। तो जहाँ ज़रूरी था तो वहाँ मैंने इसको बताया, जैसे कि सत्येंद्र कुमार अंतिल या DK बासु, ये जो केसेस हैं इनके बारे में बताया। बाकी ये लेंथी था सब्जेक्ट काफ़ी, इसलिए इसको 2 भागों में कवर करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि जो मेरा उद्देश्य है, मेरा प्रयास सफल होगा और आप लोगों को ये समझने में कुछ आसानी होगी। आप मुझे ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आप इस संवाद में, जो हमारा संवाद चल रहा है, क्या इसमें प्रश्न उत्तर को भी आप सम्मिलित करना चाहेंगे, और यदि हाँ तो किस प्रकार के प्रश्न उत्तर आप चाहते हैं और मुझसे आपकी क्या अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।